सादर अभिनंदन। जय श्री राम। पीएनएस मेमोरियल स्कूल के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में क्लास 10th का इकोनॉमिक चैप्टर 1 आपने जो डेवलपमेंट है उसको देखा। इस वीडियो में हम इकोनॉमिक के चैप्टर 2 भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक इसे देखेंगे। ओके, तो ये पूरा चैप्टर इस एक वीडियो में खत्म होगा और हम इसे कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा गेन करने की कोशिश करेंगे, इसलिए आप अपना पूरा ध्यान, पूरी कंसंट्रेशन इस वीडियो पे लगा दीजिए। ओके, चलिए टाइम बर्बाद न करते हुए सीधे पॉइंट पे आते हैं। तो जो ये चैप्टर है भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक, इसमें जो अर्थव्यवस्था शब्द है जिसको आपने लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा था, यानी जो चैप्टर 1 है, लेकिन इसमें इसको फिर से एक बार रिवीजन कर लीजिए, क्योंकि बिना इस वर्ड को जाने ये चैप्टर समझ में नहीं आएगा। ओके, क्योंकि आपको हर टॉपिक में अर्थव्यवस्था वर्ड आएगा। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि अर्थव्यवस्था होता क्या है। जैसे आपके घर का बजट होता है ना, कि कहाँ से पैसा आएगा, कौन कौन कमा रहा है, फिर वो किन किन चीजों में खर्च होगा, उसी तरह से जब बात पूरे देश की होती है, ओके, तो उसे जब ये जो बजट है इसके आगे किसी देश का नाम लग जाता है कि ये देश, वो कोई भी देश का नाम लग गया, तो जो पूरा पैसे की जो व्यवस्था है कि कहाँ से पैसा, यानी कि जो अर्थ है, उसको मनी कह लीजिए। मनी के बहुत तरीके हैं। मनी मीन्स ओनली ये जो नोट है उससे मत समझिए, धन में बहुत सारी चीजें आ जाएंगी। तो इन सारी चीजों की जो व्यवस्था है, यानी कि वो कहाँ से आएगा, कहाँ पे खर्च होगा, ओके, यानी कि जो भी उस देश में जितनी भी ये आर्थिक क्रियाएं हो रही हैं, उनको वो सारी आर्थिक क्रियाएं उस देश के अंतर्गत क्या कहलाएगी? अर्थव्यवस्था। ओके, तो चलिए एक अच्छी सी डिफिनेशन देख लेते हैं अर्थव्यवस्था की। जब हम किसी देश को उसकी समस्त आर्थिक क्रियाओं के संदर्भ में परिभाषित करते हैं तो उसे अर्थव्यवस्था कहते हैं। ओके, समझ में आ गया? यानी कि जो किसी भी देश में उसकी जितनी भी आर्थिक क्रियाएं हैं, वो उनके बारे में जब हम बात करते हैं, ओके, किसी देश की जो आर्थिक क्रियाएं हैं उनके बारे में जब हम बात करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? अर्थव्यवस्था। देखिए, अर्थव्यवस्था तो समझ में आ गया, लेकिन अब आप लोग को समझ में ये थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही होगी कि ये जो आर्थिक क्रिया है ये क्या है ना? अभी मैंने बोला आर्थिक क्रिया, तो ये आर्थिक क्रिया है। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम यही जानेंगे कि ये आर्थिक क्रिया क्या होता है। देखिए, जो हमारा कार्य होता है, हम दो तरह के कार्य करते हैं। एक, हम अपनी जो हमारा मन है, अपने मन को, अपनी जो हमारी गुड विलिंग्स है, हमारी जो गुड विलिंग्स नहीं, उसे क्या कहेंगे, जो हमारी अच्छाइयाँ हैं, जो पॉजिटिवनेस हैं, उनको फुलफिल करने के लिए हम कुछ काम करते हैं। ओके, जो हमें करके हमें मानसिक संतुष्टि मिलती है। उसके बदले में हमको कोई धन नहीं मिलता, हमको उसके बदले में क्या मिलता है? मानसिक संतुष्टि मिलती है। तो जिन क्रियाओं को करने के बाद हमें मानसिक संतुष्टि मिलती है और उसके बदले में हमको कोई धन नहीं मिलता, तो वो काम कहे जाते हैं गैर आर्थिक क्रिया। आर्थिक अर्थ मतलब उसमें अर्थ यानी कि धन। अर्थ मीन्स क्या होता है? धन। जिस कार्य को करने में कोई धन न प्राप्त हो, ओके, वो कही जाएगी आर्थिक क्रिया। जैसे कि अभी आप कोई रोड क्रॉस कर रहे हो, ओके, तो रोड क्रॉस कर रहे हो, तब तक आपने देखा कि कोई अंधा व्यक्ति क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ट्रैफिक कितनी ज्यादा है कि नहीं कर पा रहा है। आपने उसकी हेल्प कर दी, उसके बदले में आपको कुछ मिला? क्या मिला? ओनली आपका सेटिस्फेक्शन मिला, आपको अच्छा फील हुआ कि हमको बहुत अच्छा लगा वो करा कि मैंने एक अच्छा पुण्य कमाया। लेकिन आपने इसके बदले में कोई अर्थ, कोई धन नहीं कमाया,
इसलिए ये कार्य आपका आर्थिक क्रिया नहीं कही जाएगी। क्या कही जाएगी? गैर आर्थिक क्रिया। ओके, किसी की भी आप हेल्प करो, लेकिन वो हेल्प कैसी हो? सेल्फलेस हो, उसके बदले में आपको कुछ ना मिले सिवाय आत्मिक संतुष्टि के, तो वो गैर आर्थिक क्रिया होगी। लेकिन जैसे ही कोई काम आप करो और वो काम करने के पीछे आपका मोटिव धन हो, पैसा हो, तो वो सारे कार्य क्या कहे जाएंगे? आर्थिक क्रिया। जैसे कि अभी आप मान लीजिए कहीं जा रहे हो, रेलवे स्टेशन पे गए, तो वहां पे आपको बहुत सारे कूली दिखेंगे जो आपके सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं, लेकिन उसके बदले में वो क्या लेते हैं? धन लेते हैं, क्योंकि वो उनका पेशा है। ओके, वो उनका कार्य है, तो उस काम के बदले में वो आपसे चार्ज करेंगे, पैसा लेंगे, तो ये आर्थिक गतिविधि हो गई। ओके, कोई भी कार्य हो जिसके बदले में आप धन लेते हो, वो हो गया आर्थिक क्रिया। लेकिन कई बार आप देखोगे, आप किसी हम कुली की बात किए तो रेलवे स्टेशन की बात कर लेते हैं। रेलवे स्टेशन पे गए, वहां पे देखा कोई बुजुर्ग सामान उठा के भारी चल नहीं पा रहा है, कोई बुजुर्ग हो गई, कोई फीमेल हो गई, या कोई भी जो एबल नहीं है लेकिन मुश्किल से लेके जा रहा है, तो वहां पे लोग मानवता, ह्यूमैनिटी की वजह से उसकी हेल्प कर देंगे, सामान वहां तक पहुंचा देंगे। लेकिन उसके बदले में वो बस हाँ थैंक यू, बुजुर्ग है तो वो आशीर्वाद दे देंगे, बस यही होता है। उसके बदले में वो कोई धन नहीं लेते। ओके, तो ये जो है ये आर्थिक गतिविधि नहीं कही जाएगी, आर्थिक गतिविधि या आर्थिक क्रिया कही जाएगी, सॉरी गैर आर्थिक क्रिया कही जाएगी। और जिस क्रिया के बदले में आपको धन मिले, अर्थ मिले, वो आपकी आर्थिक क्रिया होगी। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा आर्थिक क्रिया और गैर आर्थिक क्रिया। तो जिस ये किसी भी देश में उसकी जो समस्त आर्थिक क्रियाओं के संदर्भ में अगर उस चीज को परिभाषित किया जाए तो यह अर्थव्यवस्था कही जाती है। ओके, अब आपको अर्थव्यवस्था समझ में आ गई होगी, यानी कि कोई भी जो देश है वो अपने नागरिकों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार करने के पर्पज से, उसके उद्देश्य से जितने भी वहाँ उस देश में संसाधन उपलब्ध हैं उनका जो प्रयोग करता है, और उसके करते हुए जो उसको धन मिलता है, उसको केंद्र में रखकर जो व्यवस्था बनाई गई है, जो ढांचा बनाया गया है, वो कहा जाएगा क्या? अर्थव्यवस्था। आई थिंक अब आपको अर्थव्यवस्था समझ में आ गया होगा। ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या है? नेक्स्ट टॉपिक है अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। अब हम आते हैं इस चैप्टर पे, जो इस चैप्टर में मेन रूप से आपको पढ़ना है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। तो अभी जो ये हम पढ़ने जा रहे हैं, ये किसी भी देश में, हर देश की अर्थव्यवस्था के ये क्षेत्र यही होते हैं, सेम टू सेम होते हैं। जो अर्थव्यवस्था है उसमें जो आर्थिक गतिविधियां होती हैं, उन वो मुख्य रूप से उसके 3 क्षेत्रक होते हैं। ओके, फर्स्ट हो गया आपका प्राथमिक क्षेत्रक। ओके, सेकेंड हो गया द्वितीय क्षेत्रक, थर्ड हो गया तृतीय क्षेत्रक। ओके, प्राथमिक क्षेत्रक इसको कृषि क्षेत्रक भी कहते हैं, द्वितीय क्षेत्रक इसको औद्योगिक क्षेत्रक भी कहते हैं, और जो तृतीय क्षेत्रक है इसको सेवा क्षेत्रक भी कहते हैं। अब प्राथमिक क्षेत्रक क्या होता है, इसको हम नेक्स्ट वो में समझते हैं। थोड़ा सा आप जान लो, जो प्राथमिक सेक्टर है उसमें क्या आता है? एग्रीकल्चर, डेयरी। ओके, एग्रीकल्चर, डेयरी, फिशिंग, फॉरेस्ट्री। ओके, अभी हम इसको और डिटेल में समझेंगे, बस अभी जान लो, क्योंकि आप में ये ऑप्शन दे देगा कि कोई कार्य या फिर दे देगा कि इसमें से प्राथमिक सेक्टर, जो प्राथमिक क्षेत्रक है, उससे संबंधित कार्य कौन सा है। ओके, अब आपको ऑप्शन दे दे कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, डॉक्टर, टीचर, फार्मिंग, तो आप फार्मिंग यानी कि फार्मिंग कह लो या एग्रीकल्चर कह लो, वो आ गया। तो आपका प्राथमिक सेक्टर से कौन सा संबंधित है? एग्रीकल्चर या फार्मिंग। ओके, तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, इसलिए आपको ये समझना होगा। ओके, तो ये तो हो गया प्राथमिक सेक्टर।
अब है सेकेंडरी सेक्टर, इसमें क्या आ जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। ओके, अब उसमें कई तरह की है, कोई कार मैन्युफैक्चर करेगा, कोई बिस्किट बनाएगा, कोई टेबल बनाएगा, कोई क्लॉथ्स यानी कि कपड़े बनाएंगे। ओके, नेक्स्ट है आपका जो तृतीय क्षेत्रक है, उसमें क्या होता है, ये सर्विस सेक्टर है, यहाँ पे सेवा देने का कार्य होता है। ओके, इसमें डॉक्टर आएंगे, टीचर आएंगे, इंजीनियर आएंगे, मैनेजर आएंगे। ओके, ये सारे जो सेक्टर हैं वो, चाहे बैंक्स हो, ये सारे हमको सेवा देता है। इनके काम हमको सीधे से दिखते नहीं है। जैसे कि टीचर है, अभी आप मान लीजिए कोई फैक्ट्री है, तो वो बताएगी कि हमने एक साल में 20 ट्रैक्टर बनाए। ओके, तो वो तो हमें आँख से दिख रहा है। एक किसान कहेगा कि हमने 20 कुंटल गेहूं का उत्पादन किया, लेकिन जो सर्विस सेक्टर है, ये ऐसे वजन में दिखा नहीं सकते। जैसे कि अभी अगर जो तृतीय सेक्टर है, उसमें कौन आता है, उसमें डॉक्टर, टीचर, ये लोग आएंगे। तो क्या आपको टीचर बताएंगे कि इस बार हमने इस साल हम 10 किलो बच्चों को पढ़ाए, ऐसा नहीं हो सकता ना। या डॉक्टर ये नहीं कह सकते कि हमने 10 किलो मरीज बनाए। ओके, ये वो नहीं कह सकते ना। इनका काम होता है सेवा देना। ओके, और उस सेवा के बदले में वो क्या पाते हैं, वो पैसा पाते हैं। ओके, तो ये इनका हो गया सर्विस सेक्टर। चलिए अब इसको डिटेल में समझते हैं कि प्राथमिक क्षेत्रक किसे कहते हैं। ओके, तो प्राथमिक यानी कि जो प्राथमिक, एक तरह से समझ लो बेसिक से स्टार्ट करो कि जो चीजें देखिए, सबसे पहले जब इंसान की उत्पत्ति हुई, तो वो इंसान इतनी सारी मशीनों के साथ उत्पन्न नहीं हुआ था। नेचर ने जब उसे पैदा किया, तो उसको कैसे अपने जीवन को बिताना है, वो नेचर से जुड़ी चीजों में ही अपनी लाइफ को कैसे आगे बढ़ाना है, वो उसी का यूज करता था। जो नेचर में मिल जाता था, वो सारी चीजें ही वो यूज कर लेता था। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे अपनी सुविधाओं को जो अपनी ज़रूरतें हैं, वो सुविधाजनक तरीके से उसको सारी ज़रूरतें पूरी हो जाए, उसके लिए फिर धीरे धीरे वो मशीन्स बने। लेकिन जो चीजें नेचर में मतलब जो लोग उत्पादन का कार्य करते हैं और उसमें नेचर की मुख्य भूमिका होती है, तो वो जो क्षेत्रक है, वो उत्पादन का क्षेत्रक क्या कहा जाएगा, प्राथमिक क्षेत्रक। ओके, तो शॉर्ट में कह सकते हो कि जब किसी वस्तु के उत्पादन में नेचर यानी कि प्रकृति या फिर प्राकृतिक संसाधन जो है, उनका मुख्य रूप से प्रयोग किया जाता है, तो ये प्राथमिक क्षेत्रक कहलाएगा। ओके, तो इस प्राथमिक क्षेत्रक को मैंने पहले बताया था कि हम कृषि क्षेत्रक या फिर कृषि एवं उसके सहायक क्षेत्रक भी कह सकते हैं। इसमें आता क्या है, तो इसमें कृषि और उससे संबंधित जो भी कार्य हैं वो आते हैं, जैसे कि उत्पादन, ओके, पशुपालन और मछली पालन, वन लगाना, खनन, उत्खनन, ये सब आता है। ओके, उत्पादन, पशुपालन, मछली पालन, वन लगाना, खनन और उत्खनन, ये सभी क्रियाएं क्या कही जाएंगी, प्राथमिक क्षेत्रक की। ये याद करना इसलिए जरूरी है, 2 बार इसलिए बताई क्योंकि आपके क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। ओके, दे देगा कि एक मछुआरा है, तो वो किस क्षेत्रक से संबंधित है, तो आपका आंसर होगा प्राथमिक क्षेत्रक। ओके, वो किससे संबंधित है, प्राथमिक क्षेत्रक से। ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट, जानते हैं। जैसे यहाँ पे ये खेती कर रहे हैं, तो ये किस क्षेत्रक से हैं, प्राथमिक क्षेत्रक से। ये मछली पकड़ रहे हैं, तो किस क्षेत्रक से हैं, प्राथमिक क्षेत्रक से। यहाँ पे पशुपालन हो रहा है, तो ये किस क्षेत्रक से हैं, तो प्राथमिक क्षेत्रक से। ओके, नेक्स्ट है आपका द्वितीय क्षेत्रक। अब देखिए, जो प्राथमिक क्षेत्रक में जो चीजें उत्पादित की जाती हैं, जैसे ये जो किसान हैं, इन्होंने जो चीज उत्पादन किया, उसको ले जाके फैक्ट्री में, उस जैसे मान लीजिए वो उन्होंने खेतों में गन्ना उगाया, तो उस गन्ने को ले जाके, गन्ने से जो चीनी का उत्पादन होगा,
वो कहलाएगा द्वितीय क्षेत्रक। यहाँ पे ओके, जहाँ पे चीनी बना वो उसमें मशीन का यूज हो गया। ओके, वहां पे प्राथमिक क्षेत्रक के कच्चे माल को फिर से खाने योग्य बनाने में परिवर्तित कर दिया गया। तो ये जो क्षेत्रक है जहाँ पे ये कार्य होता है, जहाँ पे इस तरह का उत्पादन होता है, वो कहा जाता है द्वितीय क्षेत्रक। ओके, तो समझ में आ गया। यानी कि जो प्राथमिक क्षेत्रक है उससे कच्चे माल को लेके उसको विनिर्मित कर देना, उसको नई चीज में, नए माल में परिवर्तित कर देना जो यूज करने लायक है, ये कहा जाएगा द्वितीय क्षेत्रक। ओके, इसमें क्या क्या आता है? तो सूती धागे का सूती कपड़े के रूप में परिवर्तित करना, गन्ने से चीनी का उत्पादन करना, लकड़ी से फर्नीचर बनाना आदि। ओके, और इसका द्वितीय क्षेत्रक को क्या कहते हैं? औद्योगिक क्षेत्रक अथवा विनिर्माण क्षेत्र। ओके, औद्योगिक क्षेत्र अथवा विनिर्माण क्षेत्र। ठीक है, तो आपको प्राथमिक और द्वितीयक समझ में आ गया। देखिए, द्वितीयक में ये हो गई फैक्ट्री, यहाँ पे बन रहा है। फिर ये सारे जो उद्योग हैं, ये सारे काम जहाँ पे देखिए मशीनरी जहाँ पे भी यूज होगी, ये सब कहे जाएंगे द्वितीय क्षेत्रक। अब देखिए तृतीय क्षेत्रक। तृतीय क्षेत्रक, ये जो दोनों क्षेत्रक है ना, उसमें जो नॉलेज की जरूरत होती है या फिर जो इन दोनों को जोड़ती है आपस में, इन दोनों को मतलब प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्रक को जो जोड़ने का कार्य करता है, वो है तृतीय क्षेत्रक। ओके, अब ये कहेंगे जोड़ने का कहाँ से कार्य आ गया, ये तो अलग काम कर रहे हैं, ये तो अलग। लेकिन ये सब, ये जो तीनों क्षेत्रक हैं, ये सब आपस में जुड़े हुए हैं, ये अलग नहीं हो सकते, क्योंकि ये तीनों मिलके ही एक देश की अर्थव्यवस्था का निर्माण करेंगे। ओके, तो जो तृतीय क्षेत्रक है, इसमें उत्पादन किसी वस्तु का नहीं होता, इसमें किसका उत्पादन होता है? सेवा का। अब सेवा का उत्पादन, ये बताइए कि सेवा कोई प्रोडक्ट का नाम नहीं है कि 1 किलो सेवा, 2 किलो सेवा, 1 लीटर सेवा, 2 लीटर सेवा, ऐसा कुछ नहीं है। सेवा देना, सर्विस देना मतलब आप समझते हो। ओके, इसके लिए जानते हो, ये जो दोनों क्षेत्रक हैं, इन दोनों की ये हेल्प करता है, इन दोनों को बांधता है, इन दोनों को आपस में कनेक्ट करता है। ओके, कैसे? जैसे अभी मान लीजिए ये प्राथमिक क्षेत्रक है। ओके, प्राथमिक क्षेत्रक में इन्होंने ढेर सारा फसल उगाया। ओके, अब इस फसल का, यानी गेहूं मान लीजिए, इन्होंने गेहूं उगाया, तो इसको फैक्ट्री में ले जाके इस गेहूं से बिस्किट बनेगा, ब्रेड बनेगा। ओके, और भी बहुत सारी चीजें बनेंगी। लेकिन ये वहां तक कैसे पहुंचेगा? किसी गाड़ी में लोड होगा। ओके, तो गाड़ी को चला के कौन लेके जाएगा? कोई ड्राइवर। तो वो ड्राइवर क्या कर रहा है? सेवा दे रहा है। अब वो कहाँ से लेके जाएगा? वो लेके जाएगा किससे? सड़क से। तो सड़क किस में आएगी? सेवा क्षेत्र में आएगा। ओके, तो ये देखिए ये सड़क है। उसके बाद मान लीजिए किसान खेती कर रहा है, नेचर ने कुछ ऐसा कर दिया कि उसकी फसल बर्बाद हो गई। अब उसको नेक्स्ट फसल बोने के लिए पैसा चाहिए, धन चाहिए, बिना धन के तो फसल बोई नहीं जाएगी। तो वो कहाँ जाएगा? बैंक के पास जाएगा लोन लेने की, हम इस बार बोने के लिए हमको लोन चाहिए, फिर जब उससे प्रॉफिट होगा तो हम आपका लोन दे देंगे। ओके, तो उसके लिए बैंक किसान को सेवा देगा। या फिर जो उद्योगपति है वो कहेगा कि हमको पैसे दीजिए, हम उद्योग लगाएंगे, हम ब्रेड बनाएंगे। ओके, तो ये इनसे पैसे लेगा। तो ये दोनों सेक्टर को क्या करेगा? सेवा देगा। एजुकेशन, तृतीय सेक्टर में एजुकेशन भी आती है। ये सब तृतीय सेक्टर के क्या है? एग्जाम्पल है। एजुकेशन, देखिए आपको कोई भी कार्य करना हो उसमें नॉलेज, मैं डिग्री की बात नहीं कर रही, केवल मैं नॉलेज की बात कर रही हूँ कि नॉलेज का होना जरूरी है, चाहे वो किसान हो या फिर साइंटिस्ट हो, सबको अपने सेक्टर का नॉलेज चाहिए। और नॉलेज के लिए, नॉलेज मतलब एजुकेशन, आपको एजुकेशन चाहिए। ओके, तभी आप एक अच्छे किसान भी बन पाओगे। आपको नॉलेज रहेगा तो आपको पता होगा कि कौन सी खाद यूज करनी है, कितनी मात्रा में करनी है, या फिर हम जो मार्केट से ला रहे हैं वो हमारे फसल के लिए, हमारे हेल्थ के लिए अच्छा है कि नहीं, उसमें कौन कौन से चीजें इंक्लूड हैं।
ओके, ये सारी चीजें आपको पता होंगी। फिर अगर आपको किसी बैंक में सेवा देना है तो उसके लिए भी एजुकेटेड होना पड़ेगा। किसी स्कूल में शिक्षक बनना है तो उसके लिए भी आपको एजुकेशन जरूरी है। ओके, तो ये आपका क्या करता है, ये भी तृतीयक सेक्टर में आता है। ओके, फिर अभी ये भारतीय जीवन बीमा निगम LIC, ओके, जो भी लाइफ में सडन कोई दुर्घटना हो गई या फिर कोई फसल बर्बाद हो गई या इस तरह की कोई चीजें, तो ये हमको एक सिक्योरिटी देता है। ओके, फिर ये जितनी भी ये जो है संचार के जितने भी साधन है, आपको मान लीजिए बिजनेस करना है तो क्या आज बिजनेस बिना इंटरनेट, बिना फोन कॉल, ओके, या फिर बिना अब तो सोशल मीडिया भी बिजनेस का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा हो गया है। क्या इन सारी चीजों के बिना, मान लीजिए अभी हमने बिस्किट बनाया तो हमको उसे एडवर्टाइज करना पड़ेगा। एडवर्टाइज करने के लिए हमको सोशल मीडिया, टीवी, यूट्यूब, इन सारी जगहों पे उसको बताना होगा कि मेरे पास इस तरह का बिस्किट है जिसकी ये क्वालिटीज है। ओके, या मान लीजिए मैं रसगुल्ले की फैक्ट्री खोल रही हूँ तो मुझे बताना होगा ना कि अभी सब लोग हल्दीराम का रसगुल्ला खरीद रहे हैं, तो उनको बताना होगा कि आप मेरे यहाँ से खरीदिए, मेरे रसगुल्ले की ये क्वालिटी है। तो मैं कैसे बताऊंगी, उसके लिए जो ये सोशल मीडिया हो गई, न्यूज़पेपर हो गया, टीवी हो गया, वहां तक मैं अपनी बात पहुंचाऊंगी। ओके, फिर डॉक्टर हो गए, ये भी लोगों को क्या देते हैं, सेवा देते हैं। देखिए, आपके पास खूब पैसा है, खूब बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन वो बिजनेस करेंगे तो आपको स्ट्रेस होगा। कहीं आ जा रहे हैं, कहीं अपने बिजनेस या किसी भी पर्पज से, बिजनेस किसी भी पर्पज से आप कहीं जा रहे हैं, एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया, तो आपकी हेल्प के लिए कौन होगा, डॉक्टर। वो भी डॉक्टर जो काम कर रहा है वो दिखेगा नहीं, वो आप फील करोगे। जो आपको वो दवाइयाँ देगा, उससे जो आप हील होगे उसे आप फील करेंगे, है ना। वो उसे आप काउंट माप नहीं सकते, है ना। अगर कोई आपकी लाइफ बचा दिया तो ये नहीं कहेगा डॉक्टर की हमने आप को 1 किलो लाइफ दिया है, नहीं, अब वो आपकी लाइफ बचाए, अब आप उसके जो भी जितना पैसा मांगेगा आप उसे दे दोगे, क्योंकि आप ये लाइफ है, लाइफ में आप उससे कई गुना कमा सकते हो, है ना। तो ये भी आपको क्या दे रहे हैं, सेवा। तो सेवा सेक्टर समझ में आ गया। ये आपको क्या देते हैं, जो आपको सेवा देते हैं, ये प्राथमिक और द्वितीयक, ये दोनों सेक्टर को क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। ओके, तो इसमें क्या क्या आता है आपने देख लिया, बैंकिंग देखा, बीमा देखा, परिवहन देखा, संचार, शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार, संस्कृति, मनोरंजन, लोक सेवा, लोक प्रशासन, ये सारी जो चीजें हैं वो किसमें आती हैं, तृतीय क्षेत्र। आई होप कि आपको तृतीय क्षेत्र बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना। अब देखिए, ये जब तीनों जो प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक हैं, ये क्या करते हैं, तीनों उत्पादन का काम करते हैं, है ना। तो जब ये उत्पादन का काम करते हैं तो इन तीनों का जो योगदान है, ओके, वो देश में कैसे है, मतलब कितना है, इसके लिए हम निकालते हैं GDP। किसी भी देश में जो उत्पादन है, उस पूरे देश का जो उत्पादन है, उसको समझने के लिए हमें समझना होगा GDP। ओके, क्योंकि जैसे जो प्रोडक्शन है, जब नेशनल लेवल पे उसे काउंट करते हैं तो उसे ऐसे नहीं बोलेंगे, अलग अलग, मान लो अलग अलग हम बोले कि इतना गेहूं हुआ, इतना ये हुआ, इतना बिस्किट हुआ, लेकिन अगर हम पूछे कि पूरा ये जो देश है वो टोटल कितना उत्पादन किया, तो कोई एक वर्ड में बताना होगा ना, तो उसके लिए उसका एक वर्ड में बताने के लिए हमें GDP जानना होगा। ओके, अब GDP क्या होता है, तो GDP मतलब ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ओके, ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि सकल घरेलू उत्पाद। अब ये क्या होता है, ये तो आपने नाम बहुत सुना होगा, लेकिन जान लीजिए ये GDP क्या होता है, तो किसी एक निश्चित साल में, जो भी आप जिस साल में काउंट करना चाह रहे हो कि देश का उत्पादन क्या हुआ, कितना हुआ, तो उस देश को आप अपना आधार बनाएंगे और उस पर्टिकुलर ईयर में उस देश की सीमा के भीतर जो सभी अंतिम माल और सेवाओं का जो बाजार मूल्य है, उन सबको आप जोड़ लेंगे तो वो होगा उस देश की GDP। ओके,
वो जो उन माल और सेवाओं का जो अंतिम मूल्य है वही कहा जाएगा क्या, जीडीपी। ओके, अब आप परेशान हो गए कि अंतिम माल यानी अंतिम मूल्य, अब ये क्या आ गया, अंतिम वस्तु ये क्या आ गया। तो जानते हैं जब हम किसी भी चीज का निर्माण जैसे अभी ऐसे मत समझिए, एग्जाम्पल से समझते हैं। ओके, जैसे अभी गेहूं है, ओके, गेहूं कह लीजिए या फिर ये कह लीजिए, अगर हम मिठाई बना रहे हैं तो आप गुड़ से स्टार्ट करिए, गन्ना है। ओके, तो जो गन्ना है ये खेत में उत्पादित होता है। ओके, तो अगर हम कहें, हम उत्पादन की बात कर रहे हैं, प्रोडक्ट उत्पाद की बात कर रहे हैं, तो हम कहेंगे कि इस बार ये जो गन्ना का प्रोडक्शन है ये 1000 क्विंटल हुआ। ओके, तो जब हम जीडीपी में काउंट करेंगे तो हम सीधे से गन्ना को ही नहीं काउंट कर देंगे। क्यों? अब उसका रीजन समझिए। गन्ना हमने उत्पादन किया, फिर फैक्ट्री वाला कहेगा, फैक्ट्री जो क्या बना रहा है, चीनी बना रहा है। ओके, तो जो चीनी बना रहा है या बिस्किट बना रहा है, वो ये जो गन्ना है सीधे तो हर जगह चली नहीं जाएगी, ये किसके थ्रू जाता है, ये जो गन्ना है इसको फैक्ट्रियां खरीदती हैं। ओके, ये जो मिले हैं, चीनी मिले, वहां पे जाएंगी, फिर चीनी में परिवर्तित हो जाएंगी। तो ये किस में बदल गया, चीनी में। ओके, तो अगर हम गन्ना जितना उत्पादित हुआ उसको भी जोड़ ले, मान लो कि 1000 का गन्ना हुआ। ओके, 1000 का क्या हो गया, गन्ना हो गया। तब तक ये फैक्ट्री वाला बोला कि हमने 1000 की चीनी भी बनाई। ओके, 1000 कह लीजिए या 2000 इनको कह लीजिए, ये अपना 2000 का क्या बना लिए, चीनी बना लीजिए। ओके, अब तब तक बिस्किट वाला कहा कि हम बिस्किट में भी चीनी पड़ेगा। ओके, या चीनी से रिलेटेड जितने प्रोडक्ट हैं वो सब अपना जब मान लीजिए कोई भी, मैं ही मिठाई बना रही हूँ तो मैं क्या कहूंगी, कहूंगी कि मैंने, अरे मैं अपने रसगुल्ले का जब मेरी रसगुल्ले की फैक्ट्री है मान लो, तो अगर मेरी फैक्ट्री रसगुल्ले की है तो मैं उसमें क्या काउंट करूंगी कि उसमें दूध लगा। ओके, जो चीनी लगा और मेरी मेहनत लगी, फिर ईंधन लगा। ओके, तो और भी जो जो इंग्रेडिएंट होते हैं सबका प्राइस जोड़ने के बाद तो मैं डिसाइड करूंगी कि रसगुल्ले का प्राइस क्या है। तो उसी तरह से अब क्या हुआ, देखिए चीनी जो है ये गन्ने में भी जुड़ गया। अगर मैंने अब कह दिया कि मैं 100 किलो रसगुल्ले का उत्पादन की। ओके, तो अब देखिए यही चीनी यहाँ पे भी जाके जुड़ा, यही चीनी फैक्ट्री वाले ने भी उसमें उसमें भी चीनी है, और रसगुल्ले वाले ने जो कहा उसमें भी चीनी है। तो ये 3 बार काउंट हो गया है ना। तो इसी चीज से बचने के लिए जो जीडीपी में जो चीजें काउंट की जाती है वो हर स्टेज पे नहीं काउंट होता, जो अंतिम रूप से है। जैसे जो ये इससे चीनी बन के गया तो चीनी के रूप में जो यूज हो रहा है तो वो चीनी का काउंट हो गया, जितना चीनी के रूप में जो फैक्ट्री चीनी बना रही है वो जितना चीनी बनाई उसका हुआ। ठीक, अब वो जो जब वही चीज बन गया बिस्किट, ठीक है, तो अब हम बिस्किट में जितना चीनी यूज हुआ उसको नहीं काउंट करेंगे, हम वो चीज उसमें से माइनस करके जो बिस्किट का है, बिस्किट का जो टोटल उत्पादन है, हम खाया क्या गया, बिस्किट खाया गया तो हम बिस्किट को काउंट करेंगे। ओके, और जिस चीनी को हम खाने के रूप में, मतलब अंतिम रूप से उपभोग के रूप में यूज कर रहे हैं, वो पैक होके चला गया तो वो वहां पे हो गया चीनी का उत्पादन। ओके, तो यानी कि जो वस्तु प्रयोग अंतिम प्रयोगकर्ता के पास जिस रूप में जाती है वो कहा जाता है अंतिम वस्तु। ओके, तो घरेलू सकल घरेलू उत्पाद क्या है कि एक वर्ष में एक राष्ट्र की सीमा के भीतर जो सभी अंतिम माल और सेवाओं का बाजार मूल्य है वही कहा जाएगा क्या, जीडीपी। ओके, समझ में आ गया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट वो में। जो आपको समझना है कि जो प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक क्षेत्रक है उसका हमारे जीडीपी में क्या योगदान है। ओके, तो देखिए शुरू में
भारत जब आजाद हुआ तो यहाँ पे मशीनें बहुत कम थी। मशीनें इन द सेंस की उद्योग, जो उद्योग था वो बहुत कम था। ये देखिए, जो ये चार्ट मैं दिखा रही हूँ उसमें जो ब्लू कलर है, ओके सॉरी, ये हाँ, जो ये ब्लू कलर है ये किसको दिखाएगा? ये आपको, ये प्राइमरी सेक्टर है। जो रेड है ये उद्योग यानी कि सेकेंडरी है, यानी कि आपका औद्योगिक क्षेत्र हो गया। और जो ये ग्रीन है ये आपका तृतीय क्षेत्र यानी कि सेवा क्षेत्र हो गया। ओके, तो जब हमारा देश आजाद हुआ था तो तब जो जीडीपी में प्राथमिक क्षेत्र का मेन मुख्य योगदान जो था सबसे अधिक, वो प्राथमिक क्षेत्र का था। उसके बाद जो है वो सेवा क्षेत्र था और तीसरे नंबर पे था औद्योगिक क्षेत्र। लेकिन अब स्थिति बदल गई है। अब हमारी जीडीपी में सबसे अधिक योगदान देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक, है ना। यानी कि अब हमारी जीडीपी में सबसे अधिक योगदान किसका है? सेवा क्षेत्र का। किसका? सेवा क्षेत्र का, यानी कि तृतीय सेक्टर का। ओके, और उसके बाद दूसरे नंबर पे औद्योगिक सेक्टर हो गया है, ये सेकंड पोजीशन पे है, यानी कि ये द्वितीय क्षेत्रक भी है और जीडीपी में इसका दूसरा स्थान भी है। और तीसरे नंबर पे है कृषि। कृषि का हमारे जीडीपी में क्या है? स्थान क्या है? यानी प्राथमिक सेक्टर का हमारे कृषि सॉरी जीडीपी में तीसरा स्थान है। यानी कि अब हमारी जो ये कृषि है वो जीडीपी में 14 से 15% का योगदान रखती है। और सबसे अधिक योगदान किसका है? तो सेवा क्षेत्र का। लेकिन जो जीडीपी में जो स्थान है ये इन क्षेत्रों का तो ठीक है, लेकिन रोजगार ये नहीं देते। रोजगार में अभी आप देखोगे तो सबसे ज्यादा जो लोग हैं वो प्राथमिक सेक्टर में लगे हुए हैं। ओके, देखिए प्राथमिक सेक्टर का हमारी जीडीपी में बहुत थोड़ा सा योगदान है, लेकिन रोजगार के मामले में ये नंबर 1 पे है। उसके बाद जो आपका ये द्वितीय क्षेत्रक है उसका और तृतीय क्षेत्रक का है। यानी कि समझिए कि आधे लोग जो हैं वो प्राथमिक क्षेत्रक में हैं और आधे लोगों में द्वितीयक और तृतीयक दोनों क्षेत्रक है, यानी कि सेवा और औद्योगिक दोनों क्षेत्रक है। सोचिए कि जीडीपी में उनका योगदान नहीं है लेकिन रोजगार वही देता है। अब ऐसा कैसे होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बेरोजगारी जो है, जिसको कुछ नहीं आएगा तो वो क्या करेगा? जिसके पास खेती है, मान लीजिए वो पढ़ाई किया, उसको रोजगार नहीं मिल पाया तो वो वापस से कहाँ आएगा? खेती। पेट तो पालना पड़ेगा ना, पेट पालने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, तो वो वापस आके उसी खेती में लग जाएंगे कि जिंदा तो रहेंगे खेती करेंगे तो ये बेरोजगारी क्या है? तो बेरोजगारी अब डिटेल में क्लास 9th में पढ़ चुके हो, लेकिन थोड़ा सा आपको बता देते हैं क्योंकि ये आपके एग्जाम में पूछ भी सकता है कि बेरोजगारी कहते किसे हैं। देखिए, जब कोई चाहता है कि वो काम करे, उसका मन है काम करने का, उसके पास क्षमता भी है, उसके पास दक्षता भी है, ओके, लेकिन उसको उसके सामर्थ्य, उसकी क्षमता, उसकी दक्षता के अनुरूप कार्य नहीं मिलता है तो ये चीज कही जाती है बेरोजगारी। ओके, जो व्यक्ति काम करना चाहता हो और वो सक्षम हो, जैसे काम बहुत, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बीमार है, काम करना चाहते हैं लेकिन क्या वो काम कर सकते हैं? नहीं, तो उनको नहीं कह रहे हैं। जो काम करना चाहता हो और उसके साथ साथ वो काम करने में समर्थ भी हो, उसके पास काम करने की क्या हो, दक्षता भी हो, लेकिन फिर भी उसे कोई काम नहीं मिल रहा है, तो ये सिचुएशन, ये कंडीशन क्या कही जाएगी? बेरोजगारी। समझ में आ गया? अब देखिए, जो यहाँ पे लोग हैं, ये सारे लोग काम करना चाह रहे हैं लेकिन इनके पास क्या है? ये नॉट वर्किंग है, इनके पास काम नहीं है। ओके, अब देखिए होता क्या है कि सॉरी
जो लोग हैं जब बेरोजगार बिना काम के पड़े रहेंगे तो जो उनका पहले से परिवार का चलता चला आ रहा है उसी में वो काम करने लग जाएंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो नहीं रहेंगे तो काम नहीं चलेगा। अगर वो चले भी जाएं तो भी देखिए कृषि क्या है, मान लीजिए आपके पास खेत है, आप 10 लोग उसी में लगे हुए हो तो 10 लोग कहेंगे हम भी खेती करते हैं, हम भी खेती करते हैं। लेकिन उन 10 में से अगर 8 कहीं चले भी जाएं तो भी खेती के उत्पादन में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो इसका क्या मतलब है कि जो दिखने के लिए तो सब लोग खेत में लगे हुए हैं, लेकिन वो जो लोग हैं उनके जाने से उत्पादन पे कोई असर नहीं पड़ रहा है। तो ये सिचुएशन भी एक तरह की बेरोजगारी ही है। यानी कि किसी भी क्षेत्र में जरूरत से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं, दिखने में तो ये लग रहा है कि लोग काम कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई एक एक जगह तालाब बनाना है, तालाब का निर्माण करना है। ओके, अब 4 मजदूर उस काम को 4 दिन में कर सकते हैं, लेकिन मजदूर ज्यादा हैं। ओके, लोग ज्यादा आ गए काम करने के लिए, तो जो तालाब खुदवाने वाला है वो कहेगा हमारा तो और जल्दी काम खत्म हो जाएगा। तो 4 के बदले में 10 लोग आ गए। अब उसको एक से थोड़ा मोड़ा 1 दिन में 2 दिन में खत्म कर डालेंगे। जो काम 4 दिन में होने वाला था वो पहले ही खत्म हो गया। अब कहने के लिए तो उतने लोगों को काम मिला, लेकिन क्या हुआ, अगर वो चले भी जाते तो भी कोई दिक्कत होती, काम बस जल्दी खत्म हो गया, है ना। लेकिन वो ऐसा तो है नहीं कि एक तालाब की जगह वो 2 तालाब खोद डाले, नहीं ना। तो वो तालाब 4 लोगों से भी खुदाई हो जाती, लेकिन अब लोग ज्यादा थे तो वो अपना क्या हुआ, वो अपना तालाब खुदवा के वो अपना 2 दिन रेस्ट करेंगे, है ना। तो जो इस तरह की बेरोजगारी है, यानी कि लोग दिख तो रहे हैं क्या, काम करते हुए, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, वो अगर वहां से हटा दिए जाए तो भी उत्पादन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ऐसी बेरोजगारी, अल्प बेरोजगारी, छिपी हुई बेरोजगारी या फिर प्रच्छन्न बेरोजगारी कही जाएगी। ओके, समझ में आया। और सॉरी, ये जो खुली बेरोजगारी है यानी कि ये उनके लिए है जब जो काम ढूंढ रहा है लेकिन वो चाह रहा है करना, लेकिन उसके लिए काम न मिले, वो सबको दिख रहा है कि काम चाहते हुए भी नहीं मिल रहा है, तो ऐसी कंडीशन को कहा जाता है खुली बेरोजगारी। ओके, तो नेक्स्ट है, अब आपको देखिए एग्जाम में और भी जो बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी, शहरी बेरोजगारी, ग्रामीण बेरोजगारी, ये बहुत सारी कई तरह की बेरोजगारी आपको पढ़ने को मिलेगा जो कि आप पढ़ चुके हो किस क्लास में, 9th में। इसलिए मैं वो सारी चीजें नहीं बता रही हूँ इसमें, अभी हम केवल वो टॉपिक उठा रहे हैं जो आपके एग्जाम के पर्पज से सही है। ओके, तो आपके एग्जाम में अल्प बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी या छिपी बेरोजगारी पूछता है, और ये तीनों क्या है, एक ही है। ओके, तो चलिए अब ये बताइए कि जो जरूरत से ज्यादा जिन कामों में लगे हुए हैं, यानी कि वो चले जाएं तो भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, उनके लिए अतिरिक्त रोजगार का सृजन कैसे होगा, है ना। वो मान लीजिए गांव में पूरा परिवार है, पूरा परिवार एक ही काम कर रहा है, खेती का है। अब उसमें से कुछ लोग दूसरा भी काम कर लेते तो उस परिवार की क्या होती, आर्थिक उन्नति होती। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए सरकार बहुत सारे काम करती है। ओके, उसके लिए कई सारे रोजगार सृजन कार्यक्रम समय समय पर बहुत तरह की योजनाएं चलाई जाती हैं। ओके, कुटीर उद्योग जो है, यानी कि जो छोटे उद्योग हैं वो सारे लगवाए जाते हैं। फिर लोगों को रोजगार लायक बनाने के लिए उसी तरह की स्किल्स डेवलप उनके अंदर कराई जाती है। तो ऐसी कई योजनाएं चल रही हैं। ओके, और समय समय पर हर सरकार ऐसा काम करती है कि जिससे जो लोग खाली बैठे हुए हैं, जिनको काम नहीं है, उनके पास भी रोजगार आए। ओके, ठीक ऐसा ही एक काम है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी अधिनियम, यानी कि मनरेगा। मनरेगा का नाम आप सभी लोग सुने होंगे। देखिए जो ये गांव की बेरोजगारी है,
इसको दूर करने के लिए, यानी कि ये सबके पास रोजगार का अधिकार है, इस चीज को पूरा करने के लिए जो नरेगा है, पहले इसका नाम नरेगा था, बाद में महात्मा गांधी जोड़ दिया गया, तो यानी कि जो रोजगार गारंटी अधिनियम लाया गया जो सुनिश्चित करता है कि सभी लोग क्या करें, रोजगार, सभी लोगों को, जितने भी ग्रामीण इलाके, स्पेशली महिलाएं, उनको रोजगार मिल सके, ये सुनिश्चित कराने के लिए मनरेगा स्टार्ट किया गया, जिसका पूरा नाम क्या है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, यानी कि हिंदी में क्या कहेंगे, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम, जिसे कहेंगे मनरेगा, शॉर्ट में क्या कहेंगे, मनरेगा। ओके, तो जो ये क्वेश्चन है, ये इस पे कुछ लाइन लिखने के लिए, ऐसे लिखने के लिए जरूर आता है। ओके, या बस आ जाएगा कि नरेगा क्या, मनरेगा क्या है, उसके बारे में बताइए। ठीक है, तो आपको ये जानना पड़ेगा, तो इसके बारे में और डिटेल में आप जान रहे हो, बस मैं थोड़ा सा आपको बता रही हूँ। ठीक है, इसको आप और अपना थोड़ा सा पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये है क्या, लेकिन जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो मैं बता रही हूँ। फिर अब जिस तरह का क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन 1 नंबर में भी पूछ सकता है कि मनरेगा का पूरा नाम बताइए, या फिर मनरेगा किस साल शुरू हुआ, तो वो हो गया आपका 2005। ओके, पूरा नाम तो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ओके, ये हो गया आपका क्या, मनरेगा। इसमें ये स्पेशली किसके लिए लाया गया, तो महिलाओं के लिए। ओके, और भी बहुत सारे जो रूल्स हैं जो आपको क्लास 9 में पढ़ाए जा चुके हैं, इसलिए फिर हम उसको रिपीट नहीं करेंगे, लेकिन आप में स्पेशली इतने ही क्वेश्चंस आते हैं। ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्षेत्रक जो है। देखिए, जब हम काम करते हैं तो काम करने के 2 तरीके हैं। जब हम किसी भी चीज के उत्पादन में लगते हैं, यानी कि उत्पादन का काम कर रहे हैं, तो जहाँ पे भी हम काम करते हैं, कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जहाँ पे लोग, कोई भी प्रॉब्लम हो तो उस प्रॉब्लम के बारे में लोग खुल के बात कर सकते हैं, उनकी समस्याओं का समाधान हो सकता है, उनको क्या क्या काम करने में दिक्कतें आ रही हैं वो आसान होता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास ऑप्शन नहीं होता है, उनको जितना मिल रहा है, ना कोई उनकी सैलरी पे बात करने वाला है, उनकी कोई परेशानी पे कोई बात करने वाला नहीं है। ओके, तो ये जो चीज है, एक जो पहला मैंने बताया वो है संगठित क्षेत्र, यानी कि एक ऐसा क्षेत्र जहां रोजगार की शर्तें निश्चित और नियमित होती हैं। ओके, और जो श्रमिक है उसको सुनिश्चित काम मिलता है, तो ये जो क्षेत्रक है वो संगठित क्षेत्रक है। ओके, इसमें यूनियन काम करता है, कोई भी प्रॉब्लम हुई तो उनका जो यूनियन है वो उसके बारे में बात करेगा, उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेगा, और उनको जो काम है उसका प्रॉपर पैसा मिलेगा, नियमित रहेगा वो। लेकिन कुछ ऐसे भी सेक्टर हैं जहाँ पे ये सारी चीजें नहीं होती। ओके, सरकार के साथ कोई पंजीकरण नहीं होता कि उनको रोजगार मिलेगा ही कि नहीं मिलेगा। जैसे जो गांव में मजदूर वगैरह होते हैं, ठीक है ना, चाहे मजदूर हो या ऐसे छोटे मोटे काम करने वाले, ये लोग क्या हैं, इनके पास इनका कोई संगठन नहीं है, इनको काम मिला तो ठीक, नहीं मिला तो क्या हुआ, बेकार हो गए। सरकार की तरफ से कहीं इनका न तो पंजीकरण हुआ है, न कोई इनको जानता है, इनका कोई भी किसी भी तरह का सरकारी नियम कानून का इनको पालन करना नहीं होता है। ओके, तो ये होता है असंगठित क्षेत्रक। समझ में आ गया? तो संगठित क्षेत्रक और असंगठित क्षेत्रक। संगठित क्षेत्रक क्या है? संगठित क्षेत्रक है जिसमें जो रोजगार की शर्तें निश्चित और नियमित हो, यहाँ श्रमिकों को सुनिश्चित काम मिलता है। और जो असंगठित क्षेत्रक है, इसमें सरकार के साथ कोई पंजीकरण नहीं होता है और न ही रोजगार की कोई शर्त होती है। ओके, अब नेक्स्ट है आपका स्वामित्व आधारित क्षेत्रक। अब तक आपने 2 तरह के क्षेत्रक देख लिया, एक उत्पादन के आधार पर प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक क्षेत्रक, दूसरा हो गया
संगठन यानी कि संगठित क्षेत्रक और असंगठित क्षेत्रक अब है स्वामित्व के आधार पर, यानी कि ओनरशिप, आपका अधिकार, इसके आधार पर दो तरह के क्षेत्रक होते हैं। पहला निजी क्षेत्रक और दूसरा सार्वजनिक क्षेत्रक। ओके, तो चलिए जानते हैं कि निजी क्षेत्रक क्या होता है और सार्वजनिक क्षेत्रक। देखिए, जब कोई उद्योग जो है वो किसी एक व्यक्ति या एक संस्था का होता है तो वो कहलाता है निजी क्षेत्रक, यानी कि उसके बारे में कोई भी डिसीजन लेने का अधिकार जो है वो निजी क्षेत्र, मतलब कुछ लोगों, एक व्यक्ति या एक संस्था का होता है। तो वो जो उद्योग है, उत्पादन का जो वो सेक्टर है, क्षेत्र है, उत्पादन की जो वो प्लेस है, वो कही जाएगी निजी क्षेत्र। क्या कही जाएगी? निजी क्षेत्र। लेकिन जब उत्पादन जो है वो कोई एक नहीं बल्कि उत्पादन का जो कार्य है वो सरकार कर रही है, उस पे मुख्य भूमिका किसकी है? सरकार की है। यानी देखिए, हर चीज का उत्पादन आज आप देखोगे, जो टाटा है, रिलायंस है, ओके, अडानी है, ऐसे बहुत बड़े बड़े लोग हैं जिनके पास आप सुनते होगे इतने करोड़ की डील हुई ऐसे करके, उनके पास बहुत पैसा है, ठीक है, लेकिन वो सारे काम नहीं कर सकते। जैसे अभी अंबानी के पास बहुत पैसा है, लेकिन क्या वो देश के सभी लोगों के लिए स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करा सकते? क्या ये उनकी जिम्मेदारी है? नहीं। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? सरकार। सरकार ये सुनिश्चित करेगी कि देश में जितने लोग हैं, चाहे वो कोई भी हो, अमीर तो अपना स्वास्थ्य हो गया या कहीं आना जाना हो या कोई भी काम, वो तो अपने बल पे कर लेगा क्योंकि उसके पास पैसा है। लेकिन क्या देश केवल उन्हीं लोगों का है जिनके पास पैसा है? नहीं, देश उनका भी उतना ही है जिनके पास कुछ नहीं है, वो भी तो उसी देश के हिस्से हैं। तो जो अक्षम है ना, जो इतना पैसा खर्च करने में सक्षम नहीं है, उनके लिए सरकार काम करती है, सरकार योजनाएं चलाती है, सरकार उनकी जरूरतों का ख्याल रखती है। ओके, तो ये जो क्षेत्रक हैं जो सबके लिए, यानी उस पे जो अधिकार है वो सरकार का होता है, तो इस तरह के क्षेत्रक को सार्वजनिक क्षेत्रक कहते हैं। ओके, तो अब सार्वजनिक क्षेत्रक में आता क्या है तो समझ लीजिए, जैसे कि हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल दोनों का होता है। निजी क्षेत्रक भी, कोई अपना पर्सनल भी डॉक्टर बन गया, उसके पास सर्टिफिकेट हो गया, तो वो अपना खुद का भी हॉस्पिटल खोल सकता है। लेकिन वो खुद का हॉस्पिटल खोलेगा तो वो अपने प्रॉफिट के बारे में सोचेगा, लोगों की भलाई को तो सोचेगा नहीं। तो लोगों की भलाई सोचने के लिए क्या करना होगा? उसके लिए सरकार आगे आती है और वो कम से कम पैसे में लोगों का इलाज कराना चाहेगी। अभी देखिए, रोड जो है, अगर प्राइवेट कंपनी बना ले, कोई एक व्यक्ति बना ले, तो क्या वो उससे आपको हमेशा गुजरने देगी? नहीं, कहेगी कि मेरा रास्ता खराब हो जाएगा, साफ है, गंदा कर दोगे, है ना। तो इस तरह की प्रॉब्लम ना आए, इसलिए जो रोड है, रेलवे है, इन सब के लिए कौन है? सरकार है। ये सारे काम कौन करता है? सरकार। सरकार सुनिश्चित करती है कि सबको सारी सुविधाएं उपलब्ध हो जाए। ओके, तो ये हो गया सार्वजनिक क्षेत्र। इस तरह से ये चैप्टर खत्म हुआ, और इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आपको प्रॉब्लम करता है तो आप लोग जरूर बताएंगे। मैंने कोशिश किया है कि इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी चीजें हों वो सब आपको क्या हो जाए, इसमें कवर हो जाए। तो ये जो चैप्टर है, जितनी चीजें मैंने बताई, इनसे ज्यादा कुछ भी एग्जाम में आता नहीं है, ठीक है। तो जैसे आपको पूछ देगा कि निजी क्षेत्र क्या है, सार्वजनिक क्षेत्र क्या है, तो ये मैंने बता दिया कि निजी क्षेत्र क्या है और सार्वजनिक क्षेत्र क्या है। इसके बाद पूछ सकता है संगठित और असंगठित क्षेत्र में अंतर बताइए, तो आप बता लोगे, है ना। उसके बाद मनरेगा क्या है, ओके। तो और बेरोजगारी में अल्प बेरोजगारी या प्रच्छन्न बेरोजगारी या फिर छिपी बेरोजगारी, तीनों में से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है कि अल्प बेरोजगारी किसे कहते हैं, प्रच्छन्न बेरोजगारी किसे कहते हैं, या छिपी बेरोजगारी। तो कोई भी आप एक परिभाषा याद कर लेंगे, तीनों एक ही है ना।
तो उसे आप कर लोगे। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप तब तक खूब अच्छे से रेडी करिए। ओके, धन्यवाद।